वेलकम टू पीपी एकेडमी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 8th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। और ये चैप्टर जो है इस नई वाली एनसीईआरटी का, जिसका कवर पेज आप देख रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ के बारे में वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे क्या हेल्दी होने का मतलब ये है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि कोई आदमी बिना बीमारी के तो हो सकता है, बट ये हो सकता है कि वो हेल्दी ना हो। कैसे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जो छूने से फैलती हैं और जो छूने से नहीं फैलती। जो छूने से फैलती हैं वो कैसे फैलती हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, क्या इसका ज़्यादा यूज करने से ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी बुक का जो चैप्टर का टॉपिक टू टॉपिक दिया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे कवर करने वाले हैं। कोई भी एक हेडिंग टॉपिक आपका मिस नहीं होने वाला है। तो कंप्लीट चैप्टर हम कवर करेंगे। हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग इल? मतलब क्या हेल्थ का मतलब ये है कि हमें बीमार नहीं होना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसके लिए ना आपको ये बोला गया है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक एक्टिविटी करिए। और जैसे कि आप अपनी क्लास में ढूंढेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो ना अकेला फील करते हैं। तो जो नया नया कोई बच्चा एडमिशन होकर आया है कहीं बाहर से, आपकी पिछली क्लास में आपके साथ नहीं था, तो कई बार क्या होता है, वो बच्चा ना अकेला बैठा होता है। उसको कोई बीमारी तो नहीं है, बट वो अलोन है, बिल्कुल अकेलापन फील करता है। तो वो हेल्दी होने की निशानी नहीं है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या है एक्चुअल में हेल्दी होना? देखिए देखिए, WHO क्या कहता है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। इसमें तीन चीजें आती हैं। फिजिकल, ये वाली चीज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि अगर कोई बंदा फिजिकली भी अच्छा है, मेंटली भी अच्छा है और सोशली भी अच्छा है, तभी हम उसको हेल्दी कहेंगे। तो हेल्दी होने का मतलब आप ध्यान रखेंगे आगे से कि सिर्फ बीमारी ना होना हेल्दी होने का साइन नहीं है। अगला, आर साइंटिफिक हेरिटेज। देखिए, हमारा साइंटिफिक हेरिटेज का मतलब कि हमारे पुरानी जो वेद पुराण किताबें हैं, इन सब में हेल्थ के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आयुर्वेद में, जो आज हम मॉडर्न मेडिसिन का यूज करते हैं, उससे बहुत पहले आयुर्वेद आया था हमारे भारत का। और इस आयुर्वेद ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज कैसे करना है, बीमारियों का मतलब कैसे होता है, और बहुत ही नेचुरल तरीके से उनके इलाज बताए थे। तो देखिए, आयुर्वेद का मतलब, जो ये आयुर्वेदा वर्ड बना है ना, आयु का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, यानी लाइफ के बारे में नॉलेज, दैट इज आयुर्वेदा। और ये ना दो चीजों के बारे में बात करता था, दिनचर्या और दूसरा है ऋतुचर्या। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। देखिए, बेसिकली ना ये दो चीजों से मिलकर बना है, यानी कि और ऋतुचर्या मीन्स सीजनल एक्टिविटी। मतलब हमारी ना दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, और अगर हम उनका ध्यान रखें कि यानी कि हमें डे वाइज कैसे बिहेव करना है। बिहेव का मतलब ये है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरह सोना है। और ऋतुचर्या यानी कि ऋतु मतलब होता है सीजन। जैसे ठंड में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, खाना खाना चाहिए, कब सो के उठना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए। इन सब चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से वेलबींग होना बहुत जरूरी है। और ये हम कैसे रह सकते हैं, मतलब क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। देखिए, हेल्दी रहने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे
तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो गुड हैबिट और दूसरा बैड हैबिट। तो गुड हैबिट में पढ़ने वाले हैं मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन है बड़ा मुश्किल ये। ईटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी 4 से 5 लीटर पानी पीना दिन में। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना खाना खाने के बाद। स्लीपिंग वेल, एक अच्छी नींद यानी 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए। फ्रूट्स में आप जितना फ्रूट्स हो सके उतना खाइए, आपको फाइबर भी मिलेगा, नेचुरली विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट बहुत कुछ मिलता है इससे। बैड हैबिट्स, ईटिंग टू मच जंक फूड, यानी कि जो फास्ट फूड है, ऑयली चीजें, मार्केट की चीजें, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टेइंग अप लेट एंड लेस स्लीप, यानी कि रात को देर तक सोना और देर से उठना, ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। स्किपिंग एक्सरसाइज, अब हम सुबह लेट उठेंगे तो हमें कहीं ऑफिस या स्कूल या जॉब पे जाने की जल्दी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्किप कर देंगे। और एक्सरसाइज को स्किप कर देंगे तो फिजिकली हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे। नॉट वॉशिंग हैंड, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे आसपास ना हम माइक्रोब से घिरे हुए हैं, और अगर हम किसी ऐसी चीज को जो इन्फेक्टेड है उसको टच करते हैं और फिर खाना खा लेते हैं बिना हैंड वॉश किए, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमें बीमार करेगा। तो ये बैड हैबिट्स में आता है। मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, अब हमारा टारगेट है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, हमें जंक फूड नहीं खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, सैलड खाने हैं, घर के खाने पे ध्यान देना है, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा वेज खाना खाना है। फिजिकल एक्टिविटी, हमें एक्सरसाइज करनी है। अगर आप हेल्दी हैं और सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट कि आप सीढ़ियों को चढ़कर जाएं, ना कि लिफ्ट का यूज़ करें। एडुकेट स्लीप, यानी जैसा कि अभी बात की हमने, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। लेट नाइट नहीं सोना चाहिए, सुबह फिर आप लेट उठेंगे, सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। हाइजीन, यानी आपको वहाँ प्रॉपर हैंड वॉश करना है, खाने से पहले आसपास सफाई रखनी है। गंदी जगह पे से कोई ऐसा खाना जहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और रेडी पे खुला हुआ खाना बिक रहा है, उसको आपको अवॉइड करना है। मेंटल वेलबींग, मेडिटेशन करना है आपको, एक्सरसाइज करना है, सोशली एक्टिव रहना है, अपने आसपास के लोगों से मेल मिलाप रखना है, तभी तो आप सोशली वेलबींग होंगे। तो यानी ये आपकी मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। स्ट्रेस नहीं लेना आपको, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में दिखता तो नहीं है, बट ये बहुत सारी बीमारियों को और जनरेट करता है। एक्टिविटी, लेट अस कंपेयर, आपकी ना बुक में दो मतलब हाइजीन और अनहाइजीन को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। ये दो इमेज देख सकते हैं। एक इमेज ये है, ये तो साफ सुथरी एक पार्क है, अच्छा सा पार्क है, और सेम यही दूसरे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए एक पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री है, कितना धुआं निकल रहा है, मक्खियाँ, मच्छर, कूड़ा, देखिए यहाँ पर गार्बेज है। तो आप क्या पसंद करेंगे, आप यहाँ पर खेलना पसंद करेंगे या यहाँ पसंद करेंगे। देखिए, विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई, आप कहाँ पर खेलना पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे। देखिए, ये तो सोचने वाली बात नहीं है, अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है। हम यहाँ खेलना पसंद करेंगे, और क्यों खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, गंदगी नहीं है, बैक्टीरिया वायरस नहीं है, हाइजीन यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, ये हेल्दी एनवायरनमेंट है, ये अनहेल्दी एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीजें आप लिस्ट कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनवेल हैं, यानी हम ठीक नहीं है। तो बेसिकली इसके लिए दो चीजें होती हैं, एक तो है सिम्टम्स और एक है साइन। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण, इसको हिंदी में कहते हैं लक्षण, और इसका मतलब होता है चिन्ह। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, बट आप देखिए, अगर आपको फीवर हुआ है, मान लीजिए फीवर हुआ है, तो आप ना अपनी बॉडी को गर्म फील करेंगे, तो ये क्या है, सिम्टम है। यानी बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, ठंड लगेगी, ये क्या है, सिम्टम। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ना साइंस देखता है कि क्या क्या साइन आ रहे हैं, जैसे वो टेम्परेचर को मेजर करेगा
और ये देखेगा कि आपका फीवर मान लीजिए 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जो नापा है उसने, ये क्या है, साइन है। टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, आप कपकपी फील कर रहे हैं, ये क्या है, आपका सिम्टम है। तो दो चीजें होती हैं, सिम्टम और साइंस। आपके बॉडी के सिम्टम्स कैसे हैं, साइन कैसे हैं, आप क्या दिख रहे हैं, इस तरह से आपको पता लग सकता है कि आप बीमार हैं या नहीं है। डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स। अब ये तो हमने बात कर ली कि हम अनवेल हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा। अब मान लीजिए हमें ये पता चल गया कि हम अनवेल हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीमारियां क्या होती हैं और बीमारियों के कारण क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। बहुत ही बेसिक चीज है। सारी बीमारियों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इस वर्ड का ही मतलब होता है, कम्युनिकेबल का मतलब जो एक दूसरे से टच करके फैल सकती है। मतलब कोई ना कोई एक मीडियम होगा, जरूरी नहीं है डायरेक्ट टच से, या तो एयर से फैल जाए, ब्रीदिंग से फैल जाए, किसी को फिजिकली टच से फैल जाए, पानी से फैल जाए, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को फैलती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से फैले। मच्छर मुझे काटा और उसी इन्फेक्टेड मच्छर ने जाके किसी दूसरे को काट लिया, तो अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो दूसरा भी बीमार हो जाएगा। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज, ये दूसरे को फैल सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी बीमारियां जो दूसरे को नहीं फैल सकती, एक को हो गई तो उसी तक रहेगी। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बीमारियां हैं। चलिए देखिए, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कम्युनिकेबल में आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी क्लास में किसी की आंख लाल हो जाती है, जिसको आई फ्लू बोलते हैं, आंख आ जाती है, तो वो अक्सर और बच्चों को भी फैल जाती है। किसी एक को जुकाम होता है तो दूसरे को भी फैल जाता है वो। ये क्या है, सारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल में अगर किसी को अस्थमा है, किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है एक से दूसरे को नहीं फैलती है। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। किसी को डायबिटिक है, डायबिटीज हो गई है, तो उसके साथ आप चाहे जितना रहे उसके साथ खाए पिए, ये नहीं फैलती हैं। क्यों नहीं फैलती, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। क्या कारण है इस बीमारियों को होने के और कैसे फैलती हैं, कैसे इनको हम रोक सकते हैं, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपकी बुक का, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड। यानी कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल आप सुनते ही इस बात का आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बीमारियां एक से दूसरे को फैल सकती हैं, यानी फैलने वाली बीमारियां, इन्हें कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये क्यों होती है, देखिए इसके क्या कारण होते हैं। बैक्टीरिया, अच्छा वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, ये हमने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या होता है। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट। पैरासाइट वर्ड का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो खुद का खाना अपने आप नहीं बना सकते, यानी वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट, जिनकी लाइफ साइकिल दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है। तो बेसिकली ये चार इसके कारण होते हैं सबसे बड़े। बैक्टीरिया वाली जैसे बीमारी हो गई, टीबी है, टाइफाइड होता है, हमें बहुत ज्यादा फीवर आता है, हड्डियों में दर्द होता है। टीबी में ना लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। वायरस का एग्जांपल, हमें कोल्ड, कॉमन कोल्ड, सबसे आम बात अगर करें हम, तो जो जुकाम फैलता है, खांस जुकाम होता है जो, ये वायरस के थ्रू होता है, कॉमन कोल्ड बोलते हैं इसको। फंगाई, हमें ना जो दाद हो जाती है, ये फंगस है, तो ये फंगस का एग्जांपल है, यानी हम ये डेली लाइफ से रिलेटेड बीमारियां हैं। पैरासाइट, पैरासाइट जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, तो मलेरिया क्या है, ये डायरेक्ट नहीं फैलता, ये मच्छर के थ्रू फैलता है। तो मलेरिया किस पे डिपेंडेंट है फैलने के लिए, मच्छर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, पैरासाइट्स के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड, अभी तक तो ये बात की हमने कि होते कैसे हैं, ये उनके कारण होते हैं बीमारियां होने के। फैलते कैसे हैं, एयरबॉर्न, एयरबॉर्न यानी जो हवा से फैलते हैं, जो हमें कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है, आंखों का फ्लू हो जाता है, जुकाम होता है, ये कैसे फैलता है, हवा से। हमने हवा में छींका, ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी छींटें जो होती हैं हवा में फैल जाती हैं, और वो दूसरा कोई उसे सांस लेते टाइम अपने
अंदर उसके बॉडी में जाती हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है अगर उसका इम्यून कमजोर है। इम्यूनिटी वाले वर्ड के लिए अभी हम सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक बीमारियों से लड़ने की एक पावर होती है बॉडी की, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में बात करेंगे। वाटर एंड फूड, अगर हम गंदा पानी या खाना कंटामिनेटेड फूड कर लें, खा लें, तो इससे भी होता है टाइफाइड, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे खुजली है, किसी को खुजली हुई ना, तो अगर वो जहां टच किया हुआ, अगर उससे किसी ने टच कर लिया, यानी उसका लिक्विड जो निकल रहा है वो किसी को टच हो गया, तो उसको भी रिंगवॉर्म यानी खुजली हो जाएगी। कोल्ड सोर्स और वेक्टर, वेक्टर उसे कहते हैं ऐसा कोई कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, कोई थर्ड चीज एक जगह से दूसरी जगह बीमारियों को लेके जा रही है। जैसे मक्खियां किसी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। डायरिया फैलाने में मक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। मलेरिया फैलाने में मच्छरों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या हो गया, मच्छर मक्खियां, ये क्या है, वेक्टर बोलते हैं इनको। तो ये तो थे, ये एग्जाम में आगे पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज फैलते कैसे हैं, उसके क्या रीजंस हैं और होता कैसे, यानी इनके कॉज क्या हैं और ये उनके स्प्रेड होने के रीजन है। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ, अभी तक तो हमने ये बात करी ना कि कम्युनिकेबल डिजीज फैलती कैसे हैं, उनके क्या कॉज होते हैं। अब हम उनके बारे में ये पढ़ने वाले हैं, कुछ जिनसे हमारा लगभग नाता पड़ता रहता है डेली लाइफ में। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड यानी जिसको हम फ्लू भी कहते हैं। इन्फेक्ट किसे करता है, देखिए हमारे ना जुकाम, छींकें आने लग जाती हैं, खांसी आती है, तो ये क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस लेने वाले गले में, नाक को, लंग्स को, इनको इन्फेक्ट करता है ये। नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गले खराब हो जाता है हमारे, फीवर होता है, कफ, बॉडी में दर्द होता है, अगर ज्यादा हो जाए तो ये इस तरह के लक्षण आते हैं, बॉडी में पेन भी होने लगता है। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कैसे हम इससे बच सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, कवरिंग द माउथ एंड नोज, यानी कि कोई भी चीज जो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगी, अगर हम मास्क लगा लें तो वो जा ही नहीं पाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, मास्क पहनना है, अपने माउथ और नोज को कवर कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन कैसे बनाई गई। तो चिकन पॉक्स कैसे फैलता है, वायरस से। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीमारी किससे फैलती है, कौन सी बैक्टीरिया से फैलती है, कौन सी वायरस से फैलती है। आपको ये दिमाग में हो सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी हम आगे ना जब एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि कोई बीमारी वायरस की है या बैक्टीरिया की है। आप डॉक्टर के पास अगर जाएंगे ना, जो कम फेमस डॉक्टर होते हैं या कम नॉलेज है उनको, कुछ भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो एंटीबायोटिक देते हैं, हर दवाई के साथ वो एंटीबायोटिक लिखते हैं, ऐसा बहुत देखा गया है। और बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेना इतना हार्मफुल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साइट ऑफ इन्फेक्शन यानी चिकन पॉक्स क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन, यानी स्किन पे ना देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे ना, छाले टाइप के पड़ जाते हैं। फीवर आता है, खुजली होती है, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर यानी फफोले पड़ जाते हैं। अब ये नाम से देख सकते हैं आप, कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक से दूसरे को फैल रहा है। तो सिंपल सबसे कॉमन चीज क्या है, किसी को भी है तो उसको पहले आइसोलेट करना है, यानी अलग करना है, क्योंकि हमें औरों को बचाना है। तो जिसको बीमारी हो गई उसको हमें अलग करना है। इसीलिए कोविड में आपने लोगों ने देखा होगा कि वो वायरस था कोविड का, उस जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा था उसको हम क्वारंटीन कर रहे थे, यानी अलग कर दे रहे थे। कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए, यानी कि चिकन पॉक्स, इसीलिए पुराने जमाने में जब इसकी वैक्सीन नहीं बनी थी तो एक बार जिसको चिकन हो गया चिकन पॉक्स तो पूरे गांव गांव में हो जाता था और बहुत सारे लोग एक साथ मरते थे। अगला है मीजल्स। चिकन पॉक्स का ना एक और नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं चेचक, आपने अगर सुना हो, चेचक। अगला है मीजल, मीजल्स ना इसको हिंदी में कहते हैं खसरा। और इसका नाम मीजल्स इसलिए पड़ा क्योंकि एक जिस वायरस के कारण ये होता है मीजल्स, ये भी स्किन की प्रॉब्लम है, ये एक वायरस के थ्रू होता है जिसका नाम है मीजल वायरस। और इसी वायरस का एक और नाम है जिसको कहते हैं रूबेला वायरस।
तो यानी मीजल्स क्यों होता है, इसका नाम मीजल्स इसलिए पड़ा क्योंकि मीजल्स वायरस के कारण होता है। इसका दूसरा, इसी वायरस का एक और नाम है रूबेला वायरस। ये भी स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। फीवर होता है। फीवर ना लगभग हर बीमारी में होता है, क्योंकि फीवर एक सेकेंडरी लक्षण है। अगर आपकी बॉडी में कफ जम गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी का एक रिएक्शन है ये, जिसकी वजह से फीवर होता है। तो यानी अगर हमें फीवर हुआ है तो असली कारण कुछ और है, क्योंकि फीवर उसकी वजह से हुआ है, ना कि फीवर एक डायरेक्ट कारण है। तो उसको हमें क्या करना है, आइसोलेशन। पेशेंट को आइसोलेट तो कर ही देना है आपको तुरंत। टीबी फेफड़ों की बीमारी है, सांस लेने से दूसरे में फैलती है। अगर तो जिस एनवायरनमेंट में हो रहा है वो आदमी अगर सांस लेगा तो दूसरे को भी फैल सकती है, तो इसलिए कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए उसका। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद द टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जो जिसको टीबी हो रखा है उससे दूर रहें। माउथ और नोज को ढक के रखें। मेंटेन गुड हाइजीन, गेटिंग वैक्सीनेटेड, यानी इसका वैक्सीन आप लगा सकते हैं पहले। इसके सिम्टम्स क्या है, ये लंग को इफेक्ट करता है, नाक के थ्रू जाता है और लंग्स में जाके इन्फेक्शन फैलाता है। ये कफ, फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट, रात में पसीने आते हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। देखिए ये ना डिजीज हो सकता है आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन आपको याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, उसके क्या लक्षण है, सिम्टम्स क्या हैं, और उससे हम कैसे बचा सकते हैं, उससे अपने आप को प्रिवेंशन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हेपाटाइटिस ए, ये भी एक वायरस के थ्रू होता है। ये लीवर को इम्पैक्ट करता है। कौन सी बीमारी किस ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फैटिग, फीवर, अगर आप सिम्टम्स में ज़्यादा न जा पाए ना, तो आप कुछ तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फीवर तो सब में लिखना है। फैटिग, टायर्डनेस, ये तो आप कॉमनली लिख ही सकते हैं किसी भी उसमें। देखिए पेन हर बीमारी में होता है, कोई बीमारी हो बॉडी में पेन होगा, फीवर आएगा, थकान लगेगी आपको। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन, यानी कि हेपेटाइटिस से बचने का बच्चों में ही, ये कम एज में ही लग जाता है हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन की भी अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर हम क्यों पी रहे हैं, क्योंकि पानी को इन्फेक्शन फ्री रखना है जो हम पानी पी रहे हैं। कॉलरा, कॉलरा देखिए ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। पेट की बीमारी, इसमें हमें उल्टियां होती हैं, डायरिया होने में, उल्टी दस्त होते हैं, ये अफेक्ट करता है। आप देखिए उल्टी हो रही है यानी कि पेट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये कहाँ इंपैक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन को। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, इसके सिम्टम्स हैं। डायरिया का मतलब क्या है, डायरिया मतलब दस्त लगना। मेंटेन, अब इसके लिए हाइजीन रखना है आपको। ऐसा खाना खाना है, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम है तो पेट के ऊपर लोड ना पड़े, यानी ऐसा खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। टाइफाइड, टाइफाइड भी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये भी। इसमें फीवर बहुत ज्यादा तेज आता है। फीवर, दस्त, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। दस्त जरूरी नहीं है हो डायरिया वाला इशू, बट फीवर बहुत हाई फीवर होता है, इसमें 104-5 डिग्री तक फीवर होता है, और एब्डोमिनल पेन होता है। इसमें क्या करते हैं, 7-8 दिन का कोर्स होता है, दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है कि बॉडी में फिर से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और जो इसका ट्रीटमेंट का प्लान है वो फॉलो करना पड़ता है। एस्कैरियासिस राउंड वॉर्म, ये ना कृमि बोलते हैं इसको हिंदी में, ये एक कीड़ा होता है पेट का, ये भी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। देखिए याद करने के लिए आपके लिए कितना चाहिए, सारे में देखिए लीवर ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है, ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, आपके स्टूल में वॉर्म्स आ जाते हैं, कीड़े आते हैं। इस बीमारी को चेक करने के लिए आपको अपने स्टूल का टेस्ट करना पड़ता है। स्टूल मतलब टॉयलेट जाते हैं पॉटी, उसी को स्टूल कहते हैं। तो स्टूल का टेस्ट करा के ये पता लगता है। इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जो सारी बीमारी है ना, ज्यादातर इनको आप हाइजीन से मेंटेन कर सकते हैं। खाना साफ सुथरा खाइए, हाइजीन मेंटेन करिए, इन्फेक्शन से जितना हो पाए बचिए, ये इसके प्रिवेंशन के रीजन है। और आप सब इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, तो देखिए इंटेस्टाइन में है तो आपको उल्टी दस्त तो होनी होनी है, क्योंकि जो खाएंगे ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा और वो उल्टी दस्त होने लग जाएंगे आपको। डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, कुछ ऐसे डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसेक्ट के थ्रू फैलती है। इंसेक्ट यानी बैक्टीरिया, जैसे मच्छर और मक्खियों के थ्रू फैलती है। तो
मलेरिया, ये तो मतलब बरसात में तो फेमस है। क्यों? क्योंकि बरसात में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका ये ब्रीडिंग सीजन होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यानी कि ऐसे एनिमल्स जो बहुत शुरुआत में जो आए थे उनको प्रोटोजोआ कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सबसे पहले वाले एनिमल्स हैं उनको प्रोटोजोआ कहते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रोटोजोआ पड़ा है। स्किन और ब्लड को ये इम्पैक्ट करते हैं। इसके सिम्पटम सिम्टम क्या है? हाई फीवर, स्वेटिंग, पीरियोडिक चिल्स। पीरियोडिक चिल्स का मतलब ये होता है कि रुक रुक के कभी आना, लगातार नहीं होता ये। इससे तो आप फैमिलियर होंगे, लगभग मतलब हर घर में किसी ना किसी को हुआ ही होगा कभी ना कभी तो मलेरिया। तो मच्छरदानी का यूज करना है हमें, मच्छरों के मतलब दवाइयाँ लगा सकते हैं मच्छर से बचने के लिए, कहीं पानी इकट्ठा ना हो जहाँ मच्छर ब्रीड कर सके, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। और ये डेंगू फीवर, इसको डेंगू नहीं डेंगी कहते हैं, आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो इसको डेंगी कहते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा तेज फीवर होता है, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ये एक वायरस है। डेंगू का क्या होता है? वायरस होता है, स्किन और ब्लड पे इम्पैक्ट करता है, ब्लड पे इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसमें प्लेटलेट्स बहुत नीचे चले जाते हैं। नॉर्मली कितने होने चाहिए? लगभग 1.5 लाख के आसपास होने चाहिए एक हेल्दी पर्सन में, और इस केस में 40, 50, 60 हज़ार तक आ जाते हैं। उस केस में उनको फिर प्लेटलेट्स अलग से एडिशनल देना पड़ता है। फीवर आता है, हेडेक होता है और मसल में जॉइंट पेन होता है। कैसे बच सकते हैं? जब मच्छर से फैलना है तो फिर मच्छर से बचना है, मच्छर से बचना है तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, साफ सफाई रखनी है, मच्छरदानी का यूज करना है। इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज से। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड? अभी तक हमने बात की कम्युनिकेबल डिजीज की, अब हम बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल, यानी ऐसी बीमारियां जो छूने से नहीं फैलती, एयर के थ्रू नहीं फैलती, यानी एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं। तो इसमें दो तरह से होती हैं बीमारियां, एक तो है डेफिशिएंसी डिजीज और एक है क्रॉनिक डिजीजेज। दोनों का मतलब समझिए, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज वो है जो किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जैसे किसी के अंदर D3 कम हो गया, किसी के अंदर विटामिन B12 कम हो गया, किसी के अंदर विटामिन C कम हो गया, किसी के अंदर मान लीजिए आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। इनकी कमी की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं वो क्या है? डेफिशिएंसी डिजीजेज। और इनकी डेफिशिएंसी पूरा करके वो ठीक हो जाती हैं, और ये किसी को फैलती नहीं है। किसी को B12 की कमी हो गई है तो वो दूसरे को नहीं फैलेगी किसी भी तरह से, इसीलिए इसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब ये है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में ऐसी बीमारियां जो मोर देन 3 मंथ्स तक रहती हैं। इसकी ये डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना है, मोर देन 3 मंथ्स। जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, यानी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की प्रॉब्लम्स हैं। और ये बीमारियां होती क्यों है? देखिए, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर एक तो हेरिडिटरी हो सकता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है कुछ बीमारियां, उसको हम हेरिडिटरी कहते हैं। और क्या हो सकता है? लाइफ स्टाइल रिलेटेड। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि आप जंक फूड खा रहे हैं, रोज बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो क्या होगा? आपको ओबेसिटी हो जाएगी। तो ये क्या है? लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल का मतलब ये हो गया जैसे पॉल्यूशन की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम, अस्थमेटिक इशू हो जाते हैं, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये क्या है? एनवायरमेंटल कॉज है। एज रिलेटेड हो सकता है, यानी कि एज के साथ कोई बीमारी ऐसी
कि जैसे भूलने की बीमारी हो गई, नींद नहीं आना, चीज़ें फोकस नहीं कर पाना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज के साथ ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अगर कारण पूछे जाएं आपसे, तो इन 4 में से आपको एटलीस्ट 3 तो याद होनी चाहिए। कम्युनिकेबल कैसे फैलते हैं? एयरबॉर्न होता है, फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, वेक्टर के थ्रू फैलता है। तो यानी कम्युनिकेबल के फैलने के अलग का रीजंस होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल के अलग रीजन होते हैं, और ये दोनों आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। एक्टिविटी 3.5, इसमें आपको ना ये बताना है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके जैसे हमने पढ़ा कि 4 रीजंस होते हैं। नंबर 1 लाइफ स्टाइल, हेरिडिटरी, एनवायरमेंटल और एज रिलेटेड। इन चारों रीजन की वजह से कुछ ऐसी बीमारियों का हमें पता लगाना है और उसके सिम्टम्स लिखने हैं हमें, साइंस एंड सिम्टम्स, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हमें सजेस्ट करने हैं कि हमें क्या करना चाहिए उन बीमारियों से बचने के लिए। तो पहले देखिए ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या है? मोटापा। तो देखिए मोटापा है तो क्या होगा? वेट गेन होगा, फैट होगा, उसके अंदर बंदा फैटी होगा, वो उसको ब्रीथलेसनेस होगी, यानी कि थोड़ा सा भी काम करेगा ना उसकी सांस फूलने लग जाएगी। ये वाला कॉलम तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, यानी खाना कम करेगा मोटापे के लिए और एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी उसको। डायबिटीज यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं, डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। डायबिटीज जो मेन कॉमनली होता है हमारा क्या है? डायबिटीज जिसको होती है उसको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, बॉडी से शुगर को बाहर करना है। डायबिटीज में शुगर कंटेंट बॉडी में बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है? हमने शुगर खाया, इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है, वो निकलता है, ओ बेटा ज्यादा हो गया शुगर, कम करो इसको, कम कर दिया। हमने और शुगर खाया, वो निकला और इंसुलिन निकला, उसने कम कर दिया। लेकिन जिन लोगों में इंसुलिन निकलना बंद हो गया, मान लीजिए किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इंसुलिन नहीं निकल रहा है, उसने शुगर खाया, शुगर बढ़ता गया, अब इंसुलिन निकल नहीं रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि उसका वो शुगर कम करना जरूरी है। इसके लिए उसको बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, जिससे वो शुगर का कंटेंट कम आए। एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग, मतलब बीमारियों की दुकान है डायबिटीज। तो उसको क्या करना चाहिए? सजेस्टेड मील। देखिए डायबिटीज वालों को ना टाइमली मील लेना चाहिए। टाइमली मील का मतलब क्या है कि कुछ कुछ देर पे उनको खाना खाना पड़ता है। एक्सरसाइज करनी चाहिए। शुगर का इंटेक बंद करना चाहिए। डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए। अगला है हमारा हाई बीपी। तो देखिए हाई बीपी के सिम्टम्स क्या होंगे ना? चेस्ट में अनरश फील होता है, थकान फील होती है, सांस फूलने लग जाता है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनको थोड़ी सी भी टेंशन दे दो कुछ, उनका बीपी ऐसे सांस फूलने लगती है। तो उनको क्या होता है, क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए, इनको सॉल्ट पे कंट्रोल करना चाहिए। बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज तो हर बीमारी के लिए आ जाए, तो ये आप सब में सेट कर सकते हो एक्सरसाइज वाला। अगला और क्या कर सकते हो? एक बीमारी आपको और लिखनी है, चौथी। इसमें आप हार्ट रिलेटेड डिजीज कर सकते हो, हार्ट रिलेटेड डिजीज। अब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब चेस्ट में अनरेस्ट फील होगा, फटीग यानी थकान उसको फील होगी, हार्ट बीट उसकी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं काम करेगी, यानी इरेगुलर हार्ट बीट होगी। उसको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? तो देखिए उसको ऑयली फूड खाना अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉकेज हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो यानी कि बाहर का जंक फूड ये सब खाना बंद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज उसको करनी पड़ेगी। अगर वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस तो आप ना हाई बीपी वाले भी मैनेज करना पड़ेगा और हार्ट वाले में भी मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस का दोनों में बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो था कुछ हमारा कि जो आपकी बुक में कहा था कि एक्टिविटी करके देखिए कि आपको इन चारों के बारे में, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों, चारों सॉरी।
और इनके बारे में क्या सिम्टम्स होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए ये आपको पता होना चाहिए। जो आज चार्ट हमने अभी पढ़ा है उसी चार्ट को आपको थोड़ा डिटेल में फिल करके दिया हुआ है। आप ये याद कर सकते हैं कि ओबेसिटी है, उसके क्या क्या सिम्टम्स है और सजेस्टेड लाइफस्टाइल मेजर्स, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपके नोट करने के लिए। डॉक्टर कमाल, ये कमाल के डॉक्टर थे एक्चुअली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना स्टडी किया कि जो कैंसर वाली प्रॉब्लम है इसका लिंक है किससे, कुछ हार्मोन्स एंड कुछ वायरस और हार्मोन्स हैं जो कि कैंसर से डायरेक्टली लिंक्ड है। इससे क्या हुआ, फिर इससे ये हुआ कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिलती है। जैसे देखिए, टोबैको, डाइट, पॉल्यूशन, इन सब का लिंक जो है डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है इस कैंसर पे। यानी कि इन चीजों को, कोई बंदा ज्यादा पॉल्यूशन में रहता है, टोबैको का यूज करता है, उसकी डाइट ठीक नहीं है, उनमें कैंसर होने के ज्यादा चांस होते हैं। और इन चीजों को कंट्रोल करके हम इसके ट्रीटमेंट को बेटर कर सकते हैं। तो ये कमाल के डॉक्टर थे ये। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेज, हम बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक एक्टिविटी दी हुई है लेटेस्ट रीड में, उसके अंदर एक ना कुछ कम्युनिटी में उड़ीसा की एक स्टोरी दी हुई है। उसमें क्या किया गया, कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन, एक मास सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया, यानी स्वच्छता अभियान जिसे आज हम कहते हैं, साफ सफाई के लिए लेकर। और उससे क्या हुआ, डायरिया के केस बहुत ज्यादा कम हो गए। डायरिया मतलब दस्त। ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करना, यानी कि जो लोग खेतों में टॉयलेट जाते थे, गांव वगैरह में तो आज भी बहुत जगह ऐसा होता है, इसकी वजह से वहां के जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायरिया यानी दस्त, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और इस कैंपेन के चलाने के बाद उस एरिया में बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए गए, लोगों ने ओपन डिफेकेशन बंद किया, जिसकी वजह से डायरिया के केस में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कैसे हम सिर्फ सैनिटेशन करके किसी बीमारी को, हम साफ सफाई करके किसी बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज। अब देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा ना, घर के एक ही चार दीवारी में लोग रहते हैं और किसी को कुछ बीमारी हो जाती है और किसी दूसरे को नहीं होती। कोई बार बार बीमार पड़ता है, कोई बीमार नहीं पड़ता बार बार। ऐसा क्यों होता है, जबकि हम सब सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अलग अलग तरह से काम करता है। किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो, उनको कम बीमारियां होती हैं। किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनको जल्दी जल्दी बीमारियां होती हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब है बीमारी से लड़ने की क्षमता को इम्यून सिस्टम कहते हैं। हर बॉडी का एक सिस्टम होता है जो हम बीमारियों से, हमारे बॉडी को हेल्प करता है बीमारी से फाइट करने में। इसमें दो चीज होती है देखिए, एक तो होता है इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता, और एक दूसरी चीज होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसी एक तो नेचुरल इम्यूनिटी है हमारी, एक है इम्यूनिटी जो हम बनाते हैं खुद। वो कैसे बनाते हैं, वो हम वैक्सीन देके बनाते हैं। अगर हमें बाहर से, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब छोटे रहे होंगे तो आपको पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई होगी। तो पोलियो की वैक्सीन से क्या हुआ, आपके अंदर एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, नेचुरल नहीं हुई। आपको डेड वायरस पोलियो के पिलाए गए, आपकी बॉडी ने देखा कि ये तो कोई नई चीज आ गई, तो उसने क्या किया, अपने आप को एक डिफेंस सिस्टम बनाया उससे लड़ने के लिए। अब वो डिफेंस सिस्टम परमानेंट काम कर रहा है। अब जब लाइव वायरस आएगा, ऐसा कोई पोलियो वायरस जो सच में जिंदा होगा, वो आएगा तो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम पहले से तैयार है और वो तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम बीमारियों से वैक्सीनेशन के थ्रू बच सकते हैं। कोविड में देखा होगा बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था, मास लेवल पे गवर्नमेंट ने फ्री में करवाया था, क्योंकि बीमारी से, जिसको बीमारी हो गई उसके ऊपर वैक्सीन कुछ असर नहीं करेगी। तो वैक्सीन बीमारी ठीक नहीं करती, ये ध्यान रखना है आपको। प्रिवेंटिव है ये, यानी कि
जिसको वैक्सीन लगी है उसको बीमारी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वैक्सीन से क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब वो बीमारी आएगी तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सकती है। दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए, तो वैक्सीन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एडवर्ड जेनर एंड द फर्स्ट वैक्सीन है। दुनिया की पहली वैक्सीन कैसे बनी होगी? तो सबसे पहली वैक्सीन जो बनी है ना, चिकन पॉक्स की बनी है। चिकन पॉक्स किसकी स्टोरी है कि 1796 की बात है। एडवर्ड जेनर साहब ने क्या देखा कि चिकन पॉक्स जो है गांव के गांव में फैलता जा रहा था। जिसको एक को हो गया दूसरे को, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज था और बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता था, बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी थी। लेकिन इन्होंने एक चीज नोटिस की, यही है कि साइंस जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, फिर आपका उसका आउटकम आएगा, यानी उसको आप प्रूव करोगे, एक थ्योरी बनेगी। तो देखते हैं एडवर्ड जेनर साहब ने क्या किया। देखिए, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ लोगों को जिनको ना काउपॉक्स की प्रॉब्लम थी, इसी की तरह की एक प्रॉब्लम है चिकन पॉक्स की तरह काउपॉक्स। जिन लोगों को काउपॉक्स की प्रॉब्लम थी उनको चिकन पॉक्स नहीं होता था। तो काउपॉक्स किसको होता था? काउपॉक्स उनको होता था जो मिल्क मेड होते थे, यानी जो दूध वालों के साथ, यानी दूधिया समझ लो आप, जो गायों के साथ काम करते थे वो लोग, उनको क्या है, ये काउ पॉक्स की प्रॉब्लम होती थी, हाथों में छाले पड़ जाते थे उनके, मतलब फफोले टाइप के। बट काउ काउ पॉक्स किसको होता था? जो गायों के साथ काम करते थे। और जो गायों के साथ काम करते थे उनको ना ये चिकन पॉक्स नहीं होता था। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी जेनर साहब की कि ऐसा क्या है कि जिनको काउ पॉक्स हो रहा है और चिकन पॉक्स नहीं हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा है काउ पॉक्स के अंदर जो चिकन पॉक्स होने नहीं देता है। तो इन्होंने क्या किया, जिसको काउ पॉक्स हो रखा था उसके ब्लस्टर यानी उसके फफोले में से ना थोड़ा सा पस सेल्स लिए और एक हेल्दी बच्चे के अंदर उन्होंने डाल दिया उसको, और फिर उस बच्चे को ऐसी जगह ले गए जहां चिकन पॉक्स फैला हुआ था, यानी चिकन पॉक्स वाले वायरस से उसको एक्सपोज कर दिया और उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ। इस तरह से ये पता लगा कि काउ पॉक्स वाला वैक्सीनेशन, इन काउ पॉक्स का इन्फेक्शन किसी को करवा दो तो उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा। इस तरह से वैक्सीन की, पहले वैक्सीन की खोज हुई। कब हुई? 1796 में। किसने की? एडवर्ड जेनर साहब ने। कौन से वैक्सीन की हुई थी? चिकन पॉक्स की। ये आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आर साइंटिफिक हेरिटेज। साइंटिफिक हेरिटेज से मतलब ये है कि पहले के जमाने में ना काउ पॉक्स के जो वायरस है, काउ पॉक्स के पस सेल्स को एक हेल्दी लोगों में जाके मास लेवल पे लोग उनके अंदर बॉडी में डालते थे, स्किन को स्क्रैच किया और काउ पॉक्स के जो पस सेल्स थे उसको डाल दिया इन्फेक्शन फैलाने के लिए। इसको कहते थे वेरियोलेशन। और जो लोग ये काम करते थे उसको कहते हैं टीकेदार। तो ये हमारे पुराने जमाने में ये होता था। तो टीका लगाते थे, यानी इंजेक्शन लगाने वालों को टीकेदार कहते थे, लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, यानी कि अभी बात कर रहा था ना कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हमें साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक थॉट डेवलप करनी चाहिए। तो देखिए, एडवर्ड जेनर साहब ने पहले ऑब्जर्व किया कि जिनको काउ पॉक्स है उनको चिकन पॉक्स नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि काउ पॉक्स में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स मर जाता है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी उस हेल्दी बच्चे के अंदर काउ पॉक्स के पस सेल्स के जो इन्फेक्टेड वायरस थे वो उसके बॉडी के अंदर डाल दिए। फिर उन्होंने रिजल्ट देखा कि यार उसको तो चिकन पॉक्स हुआ ही नहीं, चिकन पॉक्स वाली बीमारी लोगों के साथ बैठा दिया तब भी नहीं हो रहा है। तब क्या हुआ, फिर उन्होंने मास लेवल पे वैक्सीनेशन किया। तो इसका एप्लीकेशन क्या हुआ? मास वैक्सीनेशन, यानी बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन। तो साइंटिफिक थॉट की ये अप्रोच होनी चाहिए हमारी। बीए साइंटिस्ट में नेक्स्ट हमारा दिया हुआ बुक में डॉक्टर महाराज किशन भान। इन्होंने क्या किया था ना, जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डायरिया।
डायरिया की बीमारी के लिए ये सेक्रेटरी थे हमारे भारत सरकार में। बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने रोटा वायरस के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रोटा वायरस क्या है? ये एक वैक्सीन है जिसकी वजह से डायरिया नहीं होता अगर जिसको ये वैक्सीन लगा जाती है। यानी कि डायरिया से बचने के लिए इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम है रोटा वायरस। अगला है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक पढ़ने जा रहे हैं हम, और इस चैप्टर का ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% ये आएगा, देख लेना। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जैसा कि वर्ड से पता लग रहा है, एंटी और बायोटिक्स दो चीज से मिलकर बनाए। बायोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया कॉजिंग जो डिजीज है, ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया से होती हैं उसको ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। यानी ये बैक्टीरिया को मारता है। तो एंटीबायोटिक आप याद रखेंगे कि बैक्टीरिया को मारता है। ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर इन द करेक्ट डोज एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। एंटीबायोटिक हमें कब लेनी चाहिए? इसके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, डोज प्लस ड्यूरेशन। कितनी एंटीबायोटिक लेनी है और कब तक लेनी है? यूजुअली डॉक्टर 3 से 5 दिन तक इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट अगर आपने एक दिन खाया, आपकी बीमारी ठीक हो गई और आपने एंटीबायोटिक लेनी बंद कर दी, तो वो बैक्टीरिया फिर से ग्रो हो जाएंगे। तुरंत तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर बीमार हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक की डोज पूरी लेनी चाहिए। और ज़्यादा 3 दिन के लिए कहा है तो 3 ही दिन के लिए लीजिए, उसको 5-6 दिन तक मत खाते रहिए। इससे क्या होगा? ओवरडोज होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यानी कि पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक के लिए क्या जरूरी है? डोज और ड्यूरेशन दोनों जरूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है रुकावट से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर एंटीबायोटिक हम खा तो रहे हैं लेकिन वो रेजिस्टेंट हो गए, यानी वो मर ही नहीं रहे, दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है। तो एंटी रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट वाले कॉलम में आपका एक दिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डॉक्टर साहब हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या देखा, ये तुक्के से एक खोज हुई थी एक्चुअली। ये अपनी लैब को एक दिन गंदा छोड़कर चले गए, और जब अगले दिन आए तो उन्होंने क्या देखा कि इनकी जो लैब में कुछ फंगस ग्रो हो गए थे, और जहां पर ये फंगस ग्रो हुए थे उस एरिया के आसपास बैक्टीरिया नहीं थे। यानी बाकी जगह तो बैक्टीरिया थे, लेकिन उस फंगस वाले एरिया के आसपास बैक्टीरिया नहीं थे। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, इस फंगस के अंदर कुछ ऐसा है जो ये बैक्टीरिया को मार देता है। यहीं से पेनिसिलिन की खोज हुई। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी दुनिया की, इसने मिलियंस ऑफ लोगों, मतलब वर्ल्ड वार में इसने संजीवनी जड़ी बूटी होती है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये पेनिसिलिन। इतने लोगों की इसने जान बचाई है। और इसकी खोज कैसे हुई थी? एक्सीडेंटल थी, मतलब तुक्के से खोज हो गई। ना वो अपनी लैब गंदी छोड़कर जाते और ना अगले दिन उनको कुछ ऐसा मिलता, और फिर पता नहीं कब इसकी खोज होती। तो अब हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये होता कैसे? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है आप किसी को कोई दवाई दे रहे हैं और उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। ऐसा तब होता है जब हम अननेसेसरी, गलत डोज या गलत ड्यूरेशन तक एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। तो उससे क्या होगा, देखिए, टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। हम एंटीबायोटिक तब भी ले रहे हैं अगर जब उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इन एनिमल। अगर
क्योंकि एंटीबायोटिक्स इंसानों को भी दी जाती है और एनिमल्स को भी दी जाती है। एनिमल्स में अगर मान लीजिए ये 3 या 4 बैक्टीरिया हैं, इन तीनों को मर जाना चाहिए एंटीबायोटिक खाने से, तो मान लीजिए मर गई है, लेकिन इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाले तो मरते रहेंगे और ये वाले मल्टीप्लाई करके बढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे एनिमल प्रोडक्ट है बटर में, इसमें एंटीबायोटिक बैक्टीरिया है, सॉरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हम खाना खाएंगे तो हमारे अंदर आ जाएंगे। दूसरा, ये सॉइल में यानी इनका जब यूरिया पास करेंगे अपना या गोबर वगैरह करते हैं तो उससे क्या होगा, जमीन में जाएगा, पेड़ों में जाएगा, फिर पेड़ों से फिर हमारे अंदर आ जाएगा। दूसरा, कोई बंदा जो बीमार है अगर वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो छींकेगा, हवा में सांस लेगा, उससे क्या होगा, हॉस्पिटल के और लोगों को फैलेगा और दूसरे लोगों को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जो बैक्टीरिया हैं वो उनके अंदर ही पहुंच जाएंगे। ऐसे ऐसे क्या होगा, पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है ये। तो एक आदमी से बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग है। एंटीबायोटिक से लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं और वो उन पर असर ही नहीं करेगी। सोचिए, जब आपको जरूरत है एंटीबायोटिक और आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है और आपके ऊपर असर ही नहीं हो रहा क्योंकि आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं। तो डोज और ड्यूरेशन का ध्यान रखना है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं खानी है। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो, अभी तो आपने पिछले डायग्राम में देखा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कम्युनिटी में कैसे फैलते हैं। अब आप देख रहे हैं रेजिस्टेंट होते कैसे हैं। देखिए, ये कुछ बैक्टीरिया हैं, ये वाला जो रेड कलर का बैक्टीरिया दिख रहा है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। धीरे धीरे क्या होगा, जब हम दवाइयां खाएंगे तो व्हेन एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस दे आल्सो किल द गुड बैक्टीरिया। यानी एंटीबायोटिक क्या करेगा, कुछ गुड बैक्टीरिया जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनको मार देगा और धीरे धीरे करके हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया तो मर जाएंगे और जो रेजिस्टेंट वाले हैं वो डेवलप होते जाएंगे। देखिए, सिर्फ वही बचेंगे। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। यानी अब वो एंटीबायोटिक वाली चीज है और बैक्टीरिया में फैल रही है। इससे क्या करना है हमें, आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, सी हैज ए सोर थ्रोट एंड फीवर। यानी कि कोई दुकान पे जाता है, मेडिकल स्टोर पे, कह रहा है कि मेरी मदर को गले में खराश है और फीवर है। यू मस्ट गेट प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम ए डॉक्टर। यानी कि एंटीबायोटिक तभी देनी चाहिए जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। यानी डॉक्टर को ये पता होता है कि कौन सी बीमारियां वायरस से हो रही हैं, कौन सी एंटीबायोटिक हो रही हैं। आपको कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया और आप जाके एंटीबायोटिक ले लो। अरे भाई, पता होना चाहिए आपको कि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज में दी जाती है और खांसी, जुकाम, फ्लू होना ये वायरस के थ्रू होता है। बहुत सारे लोग वायरस में यानी जुकाम होने पे एंटीबायोटिक खा लेते हैं, वो असर ही नहीं करेगी और धीरे धीरे आप फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये हमारी बुक का लास्ट टॉपिक था।